जय हिंद, जय राजधानी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष कुमावत। मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। और जो टॉपिक हम पहले डिस्कस कर रहे हैं आज, वो अपने पास टॉपिक है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ बताऊंगा और उसके बाद हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे लाइव नहीं है वो लाइव आ जाएं। और अपनी ये क्लासें 9 o'clock से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो भी बच्चे लाइव नहीं है वो मैं चाहूँगा कि जल्दी जल्दी लाइव क्लास पर आ जाए, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक से जो केमिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखो बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही बेसिक चीज़ है और मोस्टली मुझे लगता है काफ़ी बच्चे जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम रिकैप ले रहे हैं इसका, ठीक है। देखो, ये जो है मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, वो आप बता सकते हो क्या है। ये एक्चुअल में एक एटम है, एटम। अब देखो, इस एटम के अंदर आपको कुछ थिंग्स बता रहा हूँ मैं आपको। पहली थिंग ये कि जो हमने ये सर्कुलर पाथ बना रखे हैं, है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? जो नाम है अपने पास सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ। अब इन सर्कुलर पाथ को एटम में हम कहेंगे सेल। इन्हीं सर्कुलर पाथ को कई बार ऑर्बिट भी कहते हैं। और इन्हीं सर्कुलर पाथ के लिए एक और टर्म है केमिस्ट्री के लिए, वो है एनर्जी लेवल। क्लियर? यानी एटम के अंदर जो सर्कुलर पाथ बने हुए हैं, इन सर्कुलर पाथेज को हम सर्कुलर पाथ को सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहेंगे। इसी तरह से इस एटम का जो ये सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, इस सेंट्रल पार्ट को हम क्या कहेंगे? आप सब जानते होंगे बच्चे, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं न्यूक्लियस। क्लियर? बहुत ही बेसिक चीज़ लेके चले हम। हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की है वो एटम की है। उस एटम के अंदर जो सर्कुलर पाथ हैं, उन सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल। और इसी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो क्या है? न्यूक्लियस है। अब देखो, इसी में एक दो चीज़ और बता दूँ आपको कि सर्कुलर पाथ के अंदर जो एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, भाई सर्कुलर पाथ जो बन रहे हैं वो कैसे बन, देखो, इस सर्कुलर पाथ बनने का रीजन बता दूँ कि इसके अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। यानी ये पाथ इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी के कारण बने हुए हैं। यानी जो पाथ बने हैं वो क्या, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा सर्कुलर पाथ पर, तो जो बने सर्कुलर पाथ बन रहा है वो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी से बनता है। तो ये जो फंडामेंटल पार्टिकल है अपना इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जब रोटेट होगा सर्कुलर पाथ पर, तभी ये सेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बनेंगे। सिमिलर व्यू में जो सेंट्रल पार्ट था न्यूक्लियस, जो एटम का सेंट्रल पार्ट क्या है? न्यूक्लियस। इसके अंदर कुछ फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, जैसे सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन, वैसे सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट का नाम दिया हमने न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक, या इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स हैं। तो उन पार्टिकल को जो न्यूक्लियस के अंदर है, उनको एक टर्म्स दी जाती है, वो है न्यूक्लियन। देखो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स होंगे उनका नाम न्यूक्लियन। न्यूक्लियन क्या है भाई? जो न्यूक्लियस में होगा, ऑब्वियसली देखो नाम से क्लियर है, न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल है वो न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियन वो पार्टिकल है जो किसमें? न्यूक्लियस के अंदर है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? इसके सराउंडेड जो सर्कुलर पाथ है, वो सर्कुलर पाथ में जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो अपना कौन सा? इलेक्ट्रॉन है। तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब देखो, एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो न्यूक्लियन है, ठीक है, उस न्यूक्लियन के अंदर भी दो टाइप्स के पार्टिकल होते हैं।
न्यूक्लियॉन। देखो न्यूक्लियॉन के अंदर दो पार्टिकल आपको मिलेंगे, न्यूट्रॉन। इसके लिए हम एक शॉर्ट टर्म नोटेशन यूज करेंगे एन। जहां भी मैं एन लिख रहा हूं इसका मतलब ये होगा कि वो रिप्रेजेंट न्यूट्रॉन को कर रहा है, ठीक है। प्लस एक और पार्टिकल प्रोटॉन, जिसको मैं डिनोट करूंगा पी से। जहां भी एन आए इसका मीनिंग ये हुआ वो न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां भी पी आए इसका मतलब ये होगा वो प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। यानी न्यूक्लियॉन के अंदर इन दोनों पार्टिकल को मानते हैं। यानी न्यूक्लियस में आपसे पूछे न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल, न्यूक्लियॉन। और न्यूक्लियॉन में कौन से हैं, तो न्यूक्लियॉन के अंदर न्यूट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, ठीक है। तो ये अपने पास से फंडामेंटल पार्टिकल हुए, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जो कहाँ है, न्यूक्लियस में है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो अपना सर्कुलर पाथ में है, वो है फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये अपने फंडामेंटल। अब देखो हमने जो भी एटम पढ़ा है, जो एटम की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, वो स्पेसिफिक किसी एलिमेंट के लिए नहीं है। यानी ये एटम किसी भी एलिमेंट, देखो एटम एक बेसिक यूनिट है ना। हाइड्रोजन एटम भी होगा, हीलियम एटम भी होगा, लिथियम भी होगा, बेरिलियम भी होगा, हर ऐसे बहुत सारे एटम है ना। अपने पीरियड टेबल में से बहुत सारे एटम है। तो उन एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक मेथड बनाया है, ये स्पेसिफिक सिंबल बना रखा है। हम उस सिंबल के बारे में देख रहे हैं। कैसे वो सिंबल अपने पास जो डिजाइन किया गया उस टाइप से, देखो ये किसी भी एलिमेंट के रिप्रेजेंटेशन का सिंबल है। अब देखो इसका मीनिंग क्या, देखो यहां पर जो जेड है उसको हम प्रोनाउंस करेंगे एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो आप ये ध्यान रखें, ये एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, प्रोटॉन कहाँ होता है, न्यूक्लियॉन, है ना, न्यूक्लियस के अंदर, जिनको हमने न्यूक्लियॉन के अंदर काउंट किया है। न्यूक्लियॉन में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। तो जो जेड है उसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, एटॉमिक नंबर। और ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जेड जहां भी लिखा होगा आप मानोगे कि जेड एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को। सिमिलर एक्स, ये एक्स एक्चुअल में किसी भी एलिमेंट के लिए उसका पर्टिकुलर क्या है, सिंबल है। सिंबल हाइड्रोजन H से रिप्रेजेंट, हीलियम HE से रिप्रेजेंट, लिथियम Li से रिप्रेजेंट, बेरिलियम B से रिप्रेजेंट। सिमिलर फिलहाल हमने किसी भी एलिमेंट को X मान लिया है। जैसे मैं ऐसे मानते ना कि कोई क्वांटिटी मान लिया X माना, तो हमने फिलहाल एक कॉमन फ्रेम यानी हर किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के बेसिक क्या मान लिया, X। अब इस X की जगह आप हाइड्रोजन, हीलियम जो भी होगा उस एलिमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको सिंबल रख देंगे, ठीक है। एक और चीज यहां पर है वो है A, ठीक है। A, इस A को हम प्रोनाउंस करेंगे जिसको बोला जाता है मास नंबर। अब देखो ये जो मास नंबर है ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है अपने पास में सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। देखो मैंने अभी आपको कहा था जहां भी न्यूट्रॉन आएगा उसके लिए सिंबल एन होगा, जहां प्रोटॉन होगा उसके लिए सिंबल पी होगा। तो यहां पर क्या है, मास नंबर, और मास नंबर क्या है, सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मास नंबर और न्यूक्लियॉन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप ये कहोगे सर उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियॉन भी एक्चुअल में सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, देखो प्लस लिखा सम होगा, है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम न्यूक्लियॉन होता है, और यहां पर भी यही है कि सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मास नंबर। यानी अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन ये पूछे ना कि आपको कैलकुलेट करना है मास नंबर या आपको कैलकुलेट करना है न्यूक्लियॉन, तो दोनों एक ही चीज होंगे। मास नंबर वही चीज है जो न्यूक्लियॉन है, ये भी सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन और ये भी सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो ये तीनों क्या हुआ, इस एलिमेंट के लिए एक टिपिकल सिंबल हो गए, ये टिपिकल एलिमेंट का सिंबल है।
जेड जो बेस में लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वो है एटॉमिक नंबर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। एक्स उस एलिमेंट का पर्टिकुलर सिंबल, ए जो क्या है मास नंबर, और मास नंबर क्या है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और न्यूक्लियन भी क्या होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर? तो ये हमने एक एलिमेंट का टिपिकल सिंबल बनाया है। अब इससे रिगार्डिंग मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए। मान लो आपको एक एग्जांपल दिया गया है, ये कोई एलिमेंट है। क्लियर? ठीक है, कौन सा एलिमेंट है ये? एल्यूमिनियम। ठीक है, एल सिंबल किसके लिए? एल्यूमिनियम के लिए। मान लो इस एलिमेंट पे आपसे पूछा जाए कि आपको इसमें कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, या यही मैं आपसे पूछूं इस एलिमेंट का मास नंबर। ये तीन चीज़ आपसे, फोर थिंग्स है, ये आपसे पूछी गई है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट, यानी कौन सा एलिमेंट? एल्यूमिनियम, उसमें आपको इन चारों डेटा को कैलकुलेट करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना, जो मैंने आपको अभी जो बता रखा है हम उसी को लेके चल रहे हैं। बेसिक को देखो कैसे हम क्या करेंगे, जो हमें ये एलिमेंट दे रखा है कौन सा? 13Al27, इसको हम क्या करेंगे? कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे? देखो मैंने अभी आपको बताया एलिमेंट के रिप्रेजेंट का सिंबल ये होता है। क्लियर? ये एलिमेंट का रिप्रेजेंट सिंबल है। क्लियर? अब हम क्या कर, देखो इस Z के इक्विवेलेंट तो होगा ये, इस X के इक्विवेलेंट होगा ये, और इस A के इक्विवेलेंट होगा ये। क्लियर? तो फर्स्ट आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मैंने आपको अभी रिकॉल किया था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन का मीनिंग एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z, यानी ये Z है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। तो यहाँ से क्लियर है कि Z की इक्विवेलेंट कितनी क्वांटिटी? 13, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होंगे वो होंगे 13। अब आपसे पूछा इसी के अंदर कि आपको निकालना है एक चीज़ और, देखो नंबर ऑफ न्यूक्लियन। तो मैंने आपको कहा कि न्यूक्लियन और मास नंबर दोनों सेम थिंग है। इसका मतलब इस ए को हमने क्या बोला था? मास नंबर, और मास नंबर को जब आप इसे कंपेयर करें तो कितने डिजिट आ रही है? 27, यानी मास नंबर हो गया 27। और चूंकि मास नंबर और न्यूक्लियन सेम थिंग है, इसलिए यहाँ पर भी कितना होगा? तो वो होगा 27। क्लियर? अब एक चीज़ और आई, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते, देखो वो भी बताता हूँ आपको। आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है अलग से। देखो करना, आपने कहा ये जो है ए, जिसको आपने क्या कहा? मास नंबर। क्लियर? ये जो मास नंबर है अपने पास में, ये आपने कहा मास नंबर होता है एक्चुअल में सर सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यानी मैं अगर ए को लिखता हूँ तो ए को आपने कहा n प्लस क्या? p। क्लियर? यानी मास नंबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का क्या है? सम है। क्लियर? और जबकि अभी आपने एक चीज़ और बताई मेरे को, वो बताई Z के बारे में, जिसको हमने क्या कहा? एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है वो आपने कहा क्या? आपने कहा सर ये एक्चुअल में है नंबर ऑफ क्या? प्रोटॉन। क्लियर? ये नंबर ऑफ क्या है? प्रोटॉन। यानी ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है। कौन सा? मास नंबर। जबकि जो Z है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी ये सम और ये केवल प्रोटॉन। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने हैं, तो मुझे बताओगे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बताओ, इजी है ना? देखो ये सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें से ये सबट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? न्यूट्रॉन। यानी हम इसके लिए लिख सकते हैं A माइनस Z। तो ये हमारा एक, अपने पास क्या एक फॉर्मूला बन गया है।
है ना। इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी जब भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको कैलकुलेट करने का बोले तो आपको क्या करना है, आपको ए में से जेड सब्ट्रैक्ट करना है। ए मीनिंग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम और जेड मीनिंग प्रोटॉन, तो ऑटोमेटिक पीछे क्या आएगा, आपके पास केवल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। क्लियर। तो यहीं पर हम ऐसे आते हैं। अब देखो यही आपसे क्या पूछा गया था यहाँ पर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपने दोनों चीज़ कैलकुलेट कर रखी है। नंबर ऑफ न्यूक्लियन मास नंबर सेम थिंग, कितना 27, प्रोटॉन कितने 13। यानी हमने फॉर्मूला लगाया ए माइनस जेड, ये क्लियर भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए ए माइनस जेड। यानी हम इसको लिख सकते हैं 27 माइनस 13, इसका मतलब 14। क्लियर, कोई डाउट, समझ गए। एक बार और रिकैप कर देते हैं हम। हमारा अपने पास एग्जांपल था 13Al27 का एल्यूमिनियम, और आपको इसमें 4 थिंग कैलकुलेट करनी थी। फर्स्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेकंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियन, फोर्थ मास नंबर। क्लियर। मैंने कहा जब भी आपके पास इस तरह से या इस टाइप के अंदर आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग की जाए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कंपेयर इसको इससे करना है। जैसे ही आप इसको इससे कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा कि Z यानी कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन थे वो 13, मास नंबर यानी कि नंबर ऑफ न्यूक्लियन वो 27, और न्यूट्रॉन के लिए स्पेशली N+P जो मास नंबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बनेगा A माइनस जेड। इससे आप क्या निकाल सकते हो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमारे पास के बाद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने एक बेसिक थिंग हो गया। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसी टाइप का, देखिए। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर रहे हैं, वो अपने पास में Na23 सेम थिंग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट थिंग नंबर ऑफ प्रोटॉन, सेकंड थिंग नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, थर्ड थिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियन, और फोर्थ मास नंबर। कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वापस वही तरीका रहेगा, वही मेथड रहेगा। हम इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किस तरह से, 11 Na23 ये एलिमेंट आपको कंपेयर करना है इससे। ओके, तो जैसा आप इससे कंपेयर करोगे तो वापस Z के इक्विवेलेंट ये, X के इक्विवेलेंट ये, और A के इक्विवेलेंट ये। तो आंसर दे सकते हैं, बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 11। क्लियर भाई, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस जेड, तो A माइनस जेड करके देखते हैं। 23 माइनस 11 12। क्लियर। नंबर ऑफ न्यूक्लियन और मास नंबर सेम थिंग है, तो ये भी 23 और ये भी 23। क्लियर, तो बहुत इजी है ना। इस तरह के एग्जाम्पल को आपको इस तरह सॉल्व करना है। क्लियर। एक और हम देखते इसी में, एक और कंसेप्ट देखते। देखो अब देखो, आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोई एलिमेंट अपने पास न्यूट्रल है, क्लियर, ध्यान रखना ना, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर अपने पास न्यूट्रल एटम है, तो फर्स्ट थिंग
न्यूट्रल एटम का मीनिंग क्या होगा? देखो, न्यूट्रल एटम मतलब चार्जलेस। अब चार्ज का पता कैसे लगेगा? तो उसका भी एक तरीका बताता हूं मैं आपको। देखो कि आपको ये पता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अब देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअल में क्या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जबकि प्रोटॉन है वो पॉजिटिव। देखो प्रोटॉन वर्ड से क्लियर, प्रोटॉन पॉजिटिव, आप इजीली याद कर सकते, पी से पी है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और जहाँ तक बात न्यूट्रॉन की है तो ये खुद ही बता रहा है न्यूट्रॉन न्यूट्रल, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं है। यानी एटम में अगर आपसे पूछे कि एक एटम में चार्ज पार्टिकल कितने हैं या चार्ज पार्टिकल कौन से हैं, तो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या हुआ? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव। ठीक है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव, जबकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल। क्लियर? यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। देखो ये दो तो इजीली क्लियर है, प्रोटॉन पॉजिटिव, पी से पी मैच कर सकते हो, न्यूट्रॉन वर्ड से क्लियर और न्यूट्रल, और इलेक्ट्रॉन आपको याद रखना नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई एटम न्यूट्रल है ना, ये न्यूट्रॉन है, फंडामेंटल पार्टिकल है, हम बात करें एटम की, तो इसका मतलब न्यूट्रल एटम कब होगा? जब उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो, और जब नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल होंगे तो एटम क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। यानी न्यूट्रल एटम के लिए नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए, और अगर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होना चाहिए तो फिलहाल ये चार्ज कहाँ कैरी कर रहे हैं? तो पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है प्रोटॉन पर, और नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है इलेक्ट्रॉन पर। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल है तो चार्ज भी इक्वल हुआ, और चार्ज भी इक्वल हुआ तो इसका मतलब वो एटम क्या? ध्यान रखना, मैं ये न्यूट्रल एटम के लिए बोल रहा हूँ बेटा। ध्यान, एक न्यूट्रल एटम के अंदर मैंने क्या बताया कि न्यूट्रल तब होता है जब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, और नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला पार्टिकल प्रोटॉन है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है, इसका मतलब वो एटम कैसा होगा? न्यूट्रल। तो मैं इनडायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि देखो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन उसको एक स्पेसिफिक सिंबल देता है ना, शॉर्ट में E माइनस। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है भाई। जैसे हमने प्रोटॉन को क्या बोला था? P से, न्यूट्रॉन को N से, तो इलेक्ट्रॉन के लिए E माइनस। यानी मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकता हूँ कि अगर आप न्यूट्रल एटम की बात करें तो न्यूट्रल एटम में आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है, जब भी किसी न्यूट्रल एटम से आपसे पूछा जाए तो आप ये बोलोगे कि न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होंगे। अब यही सेम थिंग अगर मैं आपसे बोलता कि पॉजिटिव चार्ज एटम, कौन सा एटम? पॉजिटिव चार्ज एटम। ठीक है, अब आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव चार्ज एटम के लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, कई बार इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, वो होता है कैटायन। पॉजिटिव चार्ज एटम के लिए कैटायन। अब आप कंपेयर देखिए, जो मैंने आप न्यूट्रल के कंसेप्ट बताया उससे कंपेयर देखो, पॉजिटिव चार्ज कब आ सकता है? अभी आपने ये कहा कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल है तो न्यूट्रल है। अब आप कह रहे हो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज तभी हो सकता है कि इन दोनों इक्वलिटी में कौन ज़्यादा हो? पॉजिटिव ज़्यादा हो, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से क्या होना चाहिए? कम। क्लियर? भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है वो न्यूट्रल हो गया, चार्ज लेस ना।
लेकिन अब हम क्या करें कि पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन के जो नंबर हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या रहेंगे, हायर रहेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ग्रेटर देन क्या मिलेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन के नंबर अगर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हैं तो वो अपना आप एटम कैसा चार्ज कैरी करेगा, तो वो एटम चार्ज कैरी करेगा पॉजिटिव, यानी वो क्या होगा, कैटायन। जस्ट इसका रिवर्ट एक और कंडीशन, नेगेटिव चार्ज एटम, या इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वो अपने पास क्या है, एनाइन। क्लियर, नेगेटिव चार्ज एटम, या इसके लिए दूसरा वर्ड क्या है, एनाइन। भाई जैसे पॉजिटिव चार्ज एटम के लिए वर्ड था कैटाइन, सिमिलर व्यू में नेगेटिव चार्ज एटम है उसके लिए वर्ड क्या होगा, एनाइन। तो हम बात करें कि नेगेटिव चार्ज एटम किया, एनाइन की। अब एनाइन चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली आप कहोगे सर इसका जस्ट रिवर्ट, इसकी जस्ट क्या है, रिवर्ट कंडीशन में एनाइन फॉर्म होगा। या हम कह सकते हैं कि इस केस में आपको नंबर ऑफ जो प्रोटॉन हैं वो लेस देन किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर, तो हमने अपने पास में 3 केस बन चुके हैं हमारे पास में। अगर न्यूट्रल एटम है, फर्स्ट जो केस था वो कब बनेगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इक्वल हो। और वैसे बेसिक मैंने आपको बताया कि हमेशा न्यूट्रलिटी तब आती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज बराबर हो। और चूंकि ये चार्ज कैरी करने वाला, यानी नेगेटिव चार्ज कैरी करने वाला इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाला प्रोटॉन है, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ये दोनों क्वांटिटी में पार्टिकल दोनों बराबर होंगे तो चार्ज भी बराबर होगा, और उस केस में एटम कैसा होगा, न्यूट्रल। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में प्रोटॉन के नंबर हायर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर लो है, तो उस केस में एटम कैसा चार्ज कैरी करेगा, पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज एटम के लिए जो वर्ड है वो क्या है, कैटायन। इसकी जस्ट रिवर्ट कंडीशन कि अगर एटम नेगेटिव चार्ज है या जिसको हमने प्रोनाउंस किया एनाइन, तो उस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या होंगे, नंबर में हायर होंगे, तो उस केस में एटम नेगेटिव चार्ज होगा। अब इन तीनों को लेते हुए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम। अपने पास एटम है 12 Mg24। आपको कैलकुलेट क्या करना है इसमें, एक और चीज़ देखिए इसी में, आपको इसके अंदर 5 थिंग कैलकुलेट करनी है। और 5 थिंग में देखो क्या क्या आया है। फर्स्ट, नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेकंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। फोर्थ, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। फिफ्थ थिंग एक और है, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, तो वापस वही अपना पैटर्न रहेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं 12 Mg24। क्लियर, इस 12 Mg24 को मैंने आपको कहा कंपेयर करना है इस थिंग से, यानी जो हमने एक नोटेशन बना रखा था एलिमेंट का, इससे। तो क्लियर हो गया कि Z जो एक्चुअल में एटॉमिक नंबर है और वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो फर्स्ट कैलकुलेशन की जो रिजल्ट है वो अपने पास है 12, या नंबर ऑफ प्रोटॉन 12। सेकंड, नंबर ऑफ न्यूक्लियन, फोर्थ की चीज़ कैलकुलेट ईजी है,
न्यूक्लियन के जो नंबर हो किसके इक्वल होते हैं, मास नंबर के, और चूंकि मास नंबर न्यूक्लियन सेम थिंग है तो यहाँ पर आप इजीली कैलकुलेट करके लिख सकते हो कितना, 24। क्लियर। आते हैं थर्ड थिंग पर, नंबर ऑफ न्यूटन पर। आपने स्पेशली फॉर्मूला बना रखा था a माइनस जेड का, यानी आप लिख सकते हो 24 माइनस 12 यानी 12, ये आ गया। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट हो चुका है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन भी कैलकुलेट हो चुका है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कैलकुलेट हो चुका है। अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मुझे आप ये बताइए, जो आपको ये एग्जांपल दे रखा है, क्या इस एलिमेंट पर कोई चार्ज है? बताओ, क्या इस पर आपको नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है? नहीं है। अगर कुछ नहीं है इसका मतलब कैसा एटम हुआ, न्यूट्रल एटम हुआ। और न्यूट्रल एटम में आपने कंडीशन क्या लगाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल। यानी अगर आप बोलते हो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 12 है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। क्लियर। एक और थिंग देखो इसमें, जो फिफ्थ है, आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। तो मैंने आपको अभी एटम की स्ट्रक्चर के अंदर जो सबसे फर्स्ट में एक चीज़ बताई थी वो क्या थी कि देखो फंडामेंटल पार्टिकल मतलब जिनसे एटम का कंपोज हुआ, यानी एटम जिससे बना हुआ है। तो एटम को बनाने वाले पार्टिकल कौन से, देखो तो एटम को बनाने में इलेक्ट्रॉन का रोल भी है, एटम को बनाने में प्रोटॉन का रोल भी है, एटम को बनाने में न्यूट्रॉन का रोल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको उन तीनों पार्टिकल के बारे में, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों का अगर सम कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फंडामेंटल पार्टिकल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्चुअल में आपको फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन तीनों का सम फंडामेंटल पार्टिकल है। समझ गए। एक बार देखो, फंडामेंटल पार्टिकल मतलब वो पार्टिकल जिनसे एटम कंपोज हुआ है ना। तो एटम के कंपोजिशन में इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है। तो उन तीनों पार्टिकल को जब आप सम करोगे तो क्या आएंगे, नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई भी कर सकते हैं आप। देखो कैसे, इन दोनों के सम को आपने क्या बोला है, न्यूक्लियन। तो मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता इसको, और के अंदर इलेक्ट्रॉन प्लस क्या, ए। भाई आपने कहा एन प्लस पी क्या होता है, मास नंबर। मास नंबर इलेक्ट्रॉन, तो बात तो वही हुई। इसका मतलब इनका सम करोगे तो भी क्या आएगा, फंडामेंटल पार्टिकल। तो बताओ कितना आएगा। तो इसका फंडामेंटल पार्टिकल कितने, देखो ए भी कैलकुलेट कर चुके हो आप भाई। नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनडायरेक्टली क्या है, ए है। इलेक्ट्रॉन भी आप कैलकुलेट कर चुके हो। तो आपको क्या करना है, ए प्लस ई यानी 24 तो हो गया ए यानी मास नंबर, प्लस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ 12 यानी कितना आ गया 36। तो ये अपना क्या आ गया, फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर। यानी फंडामेंटल पार्टिकल में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो हमने सम करके बताया 36 है। तो ये 5 थिंग हमने इस एटम कैलकुलेट की। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं चार्ज एटम का, ठीक है। तो वो देखिए, अब ये एग्जांपल डिस्कस करते हैं, ठीक है। कैलकुलेट वही चीज़ आपको वापस कैलकुलेट करनी है, यानी नंबर ऑफ फर्स्ट प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन और नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। एफ का फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है, शॉर्ट में लिखा ना एफ फंडामेंटल पार्टिकल। ये 5 थिंग आपको अगेन कैलकुलेट करनी है। लेकिन इस बार एक हमने चेंज किया है, और वो चेंज क्या है कि ये जो आपको एग्जाम्पल दे रखा है वो एक नेगेटिव चार्ज एटम का है, और नेगेटिव चार्ज एटम को हमने एक नाम दिया है एनाइन, यानी एक टिपिकल क्या का एनाइन है। तो ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है, लेकिन एनाइन में कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो देखो अभी आपने कहा कि एनाइन जो होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब आप एक बात देखो, एनाइन कैसे बनेगा। तो आपने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगा,
तो आपने एक चीज़ बोला है कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है, यानी अगर एटम में इलेक्ट्रॉन के नंबर बढ़ेंगे तो नेगेटिव चार्ज बनेगा या नहीं बनेगा, ये हुआ समझिंग कि अगर आप इलेक्ट्रॉन के नंबर को बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब वो इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे बढ़ेगा, जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्या करेगा, गेन करेगा। यानी अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को जैसे इंटैक्ट करेगा, गेन करेगा, वो क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो यानी अगर मैं आपसे बोलता हूँ 3 नहीं, अगर इसमें 3 नहीं है, हम अगर ये मानते एक बार कि अपने पास में ये एक बार सपोज करो ये 3 नहीं है, तो फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने फर्स्ट इससे प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस किया है वो सेम एग्जाम्पल है, वो भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, लेकिन हमने इसमें एक चेंज क्या किया कि इसके ऊपर हमने लिख दिया था -3, यानी हमने इसको क्या बना दिया है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन -1, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए तो -2, एक और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो -3, यानी -3 आने का मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन और गेन किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन किए। तो आप देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, उसमें देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है। अगर एटम, कोई भी एटम है आपके पास में, अगर वो न्यूट्रल से वॉटएवर पॉजिटिव बन रहा है, वॉटएवर नेगेटिव बन रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज हो वो नेगेटिव चार्ज हो, किसी भी एटम में चार्ज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल है वो ओनली और ओनली इलेक्ट्रॉन है। ये आपको हमेशा में रखना है कि हमेशा एटम या कोई भी एटम पर चार्ज जो बनता है, वो व्हाटएवर पॉजिटिव हो व्हाटएवर नेगेटिव हो, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण ही बनेगा, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का कोई रोल नहीं है। ये थिंग हमेशा हमको रिमेंबर रखनी है, ठीक है, कि चार्ज का रिस्पॉन्सिबल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, चार्ज किसके चार्ज जो आ रहा है वो किस पार्टिकल का आएगा, इलेक्ट्रॉन का आएगा, ठीक है। तो हम कह रहे हैं ये -3 है, इसका मतलब इसने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन इंटैक्ट किया है। तो आप एक बात देखिए, आपने कहा है कि उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रोल नहीं है, यानी हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर तो वैसे ही कैलकुलेट करने हैं जो पहले से कैलकुलेट किया, वॉट एवर चार्ज पार्टिकल वॉट एवर न्यूट्रल पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेशन सेम थिंग रहेगी, ठीक है। देखो कैसे, तो हम वापस ऐसे आते हैं, 7 N 14 ये था, इसके ऊपर हमने कहा -3, इससे हमको कोई लिंक नहीं है, आपको कंपेयर वापस को इससे ही करना है, और जैसे आप इससे कंपेयर करोगे तो आप वापस अगेन Z यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो आप वापस आंसर देखो कितना, 7, क्लियर। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपको अगेन फॉर्मूला मैंने बता रखा था, A - Z यानी 14 - 7 अगेन कितना, 7। अब देखो इंपॉर्टेंट थिंग, इंपॉर्टेंट क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा चेंज है, चेंज कैसे, देखो कि अगर ये न्यूट्रल होता तो आप कितना आंसर देते, तो आप बोलते सर अगर ये न्यूट्रल होता तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते, और चूंकि प्रोटॉन 7 है सो इलेक्ट्रॉन भी 7 होते। अगर ये न्यूट्रल होता तो, मैं कंडीशन है, मैं बोल रहा हूँ अगर ये एटम न्यूट्रल होता तो कंडीशन क्या, तो न्यूट्रल एटम के अंदर चूंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं तो प्रोटॉन की इक्वलेंट आंसर कितना था, 7। लेकिन ये एटम न्यूट्रल नहीं है, ये एटम कैसा है, ये नेगेटिव चार्ज एटम है, यानी एनाइन है। और अभी आपको मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इंटैक्ट करेगा। तो कितना नेगेटिव चार्ज है, -3, कितने और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन और गेन किए। तो अगर मैं आपसे बोलूँ इसको ऑलरेडी कितने थे, ऑलरेडी मतलब भाई अगर आप ये मान तो -3 नहीं होता, तो आपने क्या कहा कि अगर ये -3 इस पर चार्ज नहीं था तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल थे, यानी 7 थे, यानी ये तो पहले से ही इसमें इलेक्ट्रॉन इतने तो प्रेजेंट थे, अगर ये न्यूट्रल था तब ही थे। लेकिन आपने कहा इस पर कितना, -3 एक्स्ट्रा चार्ज आया है, यानी कितने और इंटैक्ट किए, 3, यानी 7 के अंदर एडिशनल 3 ऐड करने पड़ेंगे। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये 7 और ये 7, ये अभी की फिलहाल कंडीशन ये बताती है न्यूट्रल था। भैया अगर एलिमेंट आपने कहा न्यूट्रल है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे ना पहले से ही, ये तो आपको पहली कंडीशन बताई है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं तभी तो न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब ये न्यूट्रल तो था, न्यूट्रल के बाद एक्स्ट्रा गेन किया ना, तो इसका मतलब 7 तो हम ऑलरेडी मानेंगे, और उस 7 के अलावा इसमें 3 और ऐड करेंगे, तो कितने हुए ये हुए 10। किसी कन्फ्यूजन, समझ आ गई बात। एक बार और देखो, हमने ये कहा अगर ये -3 नहीं होता, चार्ज कैरी नहीं करता, अगर ये चार्ज -3 नहीं होता इस पर, तो ये एटम न्यूट्रल होता, और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं, यानी इसमें अगर प्रोटॉन 7 है तो न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन भी 7 होते अगर ये न्यूट्रल था।
लेकिन जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है उसमें चार्ज कितना है, -3, यानी इसने एक्स्ट्रा 3 इलेक्ट्रॉन और गेन किए हैं, और इलेक्ट्रॉन गेन करने पर ही नेगेटिव आता है, तो मैंने इसमें एडिशनली 3 और ऐड किया है, तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर, ठीक है। तो ये अपने पास में आ गया इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूक्लियन, अगेन ये रहा, ए से हमने कंपेयर किया था, ये एक इक्विवेलेंट है, तो न्यूट्रॉन कितने, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हो गए, 14, कोई डाउट नहीं। फंडामेंटल पार्टिकल, इनको कैलकुलेट करने के बाद मैंने आपको एक तरीका बता रखा था कि आप इसमें क्या करो, केवल A + E, देखो ये इजी है, क्यों है, क्योंकि ये दोनों थिंग हम कैलकुलेट कर चुके हैं भाई। आप इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट कर चुके हो, आपको पता है कि न्यूक्लियन और मास नंबर सेम थिंग, तो दोनों चीज़ कैलकुलेट करने आपको सम ही तो करना है। तो सम में के अंदर ये 14 प्लस, ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, यानी कितना हो गया, 24 हो गया। क्लियर। तो ये एग्जांपल जो मैंने दिया आपको क्या है, नेगेटिव चार्ज का है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं 13Al27 और चार्ज है +3। इससे पहले मैंने एग्जांपल लिया है, लेकिन वो ध्यान रखना एग्जांपल न्यूट्रल के लिए है। अभी ये एग्जांपल जो लिया है वो न्यूट्रल है, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का नाम क्या दिया था हमने, कैटायन, तो ये क्या है, कैटायन है, ठीक है। ये अपने पास में एक कैटायन है और उस कैटायन में कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट आपको वही थिंग करनी है, सोचने का आपको ज़्यादा जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कैलकुलेट करना है, और आपको नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। तो वापस अगेन 5 थिंग्स हमारे सामने हैं जिनको हम कैलकुलेट करेंगे। क्लियर। अब आप आराम से बता सकते हो। फर्स्ट थिंग मैंने आपको पहले ही कहा था कि चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रोल नहीं होगा। क्लियर। तो हम इसको सीधा डायरेक्ट कंपेयर इससे कर दें, कोई दिक्कत, बताओ। Z नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 13, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फॉर्मूला A - Z, यानी 27 - 13 कितना, यानी 14। क्लियर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन एटम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसके नंबर ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन के। वापस वही चीज़, अगर ये एटम न्यूट्रल होता, सपोज अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता +3, तो अगर ये न्यूट्रल होता +3 नहीं होता, तो मैं आपसे पूछता कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 13 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते, तो आप बोलते सर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते कितने, 13। बट जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल एक कैटायन का है, और कैटायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एटम। इलेक्ट्रॉन गेन नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लूज पॉजिटिव। देखो आपने कहा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो कम क्या होंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या कम होंगे। तो नंबर ऑफ देखिए तो पार्टिकल में ज़्यादा कौन हो गई, प्रोटॉन, और प्रोटॉन चूंकि नंबर ऑफ ज़्यादा हो गए, इसका मतलब चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी इसमें से क्या हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। आप क्या करना, इस एटम में से आपने कहा न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल, लेकिन +3 आने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। कितने लूज करेगा, 3। तो मैं इसमें से क्या करूँगा, -3, यानी कितने हो गए अपने पास में, -3 का मतलब ये हुआ अपने पास में वो हो गए 10। क्लियर। नेगेटिव चार्ज एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने से बनता है,
पॉजिटिव चार्ज एटम या कैटायन इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनता है। तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं? 3। जैसे से प्रीवियस एग्जांपल में इसे इलेक्ट्रॉन गेन किए थे 3, तो वो नेगेटिव बना था, अब पॉजिटिव बना है तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने से कितने लूज किए? 3। तो 13 न्यूट्रल में थे, 3 इससे रिमूव हो गए, 10 आ गई। नंबर ऑफ न्यूक्लियन, जिसको हमने कहा किसके इक्विवेलेंट? मास नंबर के इक्विवेलेंट, नो डाउट कितने होंगे? 27। ठीक है, अब आते हैं फंडामेंटल। मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता रखा है। फंडामेंटल जब भी कैलकुलेट करना हो ए प्लस ई करना है। ए कितना है? 27। ई कितना है? 10। कितना हो गया? 37। क्लियर? तो ये अपने पास में क्या होगा? तो इस तरह से आप नेगेटिव में भी, पॉजिटिव में भी और न्यूट्रल में ये चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैंने आपको बताई है। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, वो क्या आपको एक सिंगल एलिमेंट के लिए ना। अब मैं कुछ एग्जांपल आपसे कंपाउंड्स के लेता हूँ, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेडिकल, है ना। ये वर्ड आगे हम डिस्कस करेंगे रेडिकल का मीनिंग। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल देखता हूँ। देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना CO का, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। इस CO में आपको एक हिंट देता हूं कि इस साथ आपको एक चीज और दी गई है। यानी इस एग्जाम्पल में CO कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की जगह आप 6C12 एज्यूम करोगे, और जो ऑक्सीजन है उसकी जगह आप 8O16 एज्यूम करोगे। ये दो चीज़ एज्यूम करके चलनी है किसके अंदर? CO में। कैलकुलेशन का रिजल्ट अपना वही रहेगा, या आपको कैलकुलेट वही चीज़ें करनी है वापिस। तो वापस हम 5 थिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इस बार हमने एग्जाम्पल एक कंपाउंड का लिया है और उसमें ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर? ठीक है, अब देखो इसमें अब क्या करना है कि आपको गिवन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO में कार्बन की जगह 6C12, ऑक्सीजन 8O16, यानी इन दोनों को एडिटिव करते हुए कैलकुलेशन करेंगे हम। ठीक है, आपसे अगर मैं पूछता हूँ इस पर चार्ज क्या है, तो आप क्या बोलोगे? इस पर कोई चार्ज नहीं, यानी न्यूट्रल है। तो कंडीशन न्यूट्रल की मानते हुए चलेंगे हम। ठीक है, यानी इस कार्बन की जगह आप ये मान लो, और ऑक्सीजन की जगह ये, यानी कार्बन की जगह आपने मान लिया क्या? 6C12, और ऑक्सीजन की जगह आपने मान लिया 8O16। क्लियर? कैलकुलेशन वही है। ठीक है, हम अब क्या करेंगे? दोनों एलिमेंट के लिए डेटा को ऐड करते हुए चलेंगे। ठीक है, वापस कंपेयर का तरीका वही अपने पास रहेगा, कौन सा? Z, X और A, इसी फॉर्मेट से हम कैलकुलेट करें। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देखो, प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, इसमें 6, किसमें? कार्बन, ना, कार्बन में 6 है, प्लस देखो CO के अंदर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो इसका मतलब आपको डेटा में कार्बन का और ऑक्सीजन का सम करके चलना पड़ेगा। तो कार्बन में प्रोटॉन 6, ऑक्सीजन में प्रोटॉन कितने? 8, यानी कितने हो गए? 14। कोई प्रॉब्लम? कार्बन के 6 प्रोटॉन, ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन, दोनों को ऐड करके 14, यानी फर्स्ट ना सेकंड जो रिजल्ट था वो कितना आ गया? 14 आ गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए वही A माइनस जेड का तरीका, A माइनस जेड के लिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है, क्या था? A माइनस जेड, 12 माइनस 6, अगेन 6। क्लियर? A माइनस जेड। ऑक्सीजन में भी A माइनस जेड, 16 माइनस 8 कितना? 8, यानी अगेन रिजल्ट कितना? 14। क्लियर? तो नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन थे वो भी कितना आ गए? 14। नेक्स्ट
नंबर ऑफ न्यूक्लियन, न्यूक्लियन और मैंने कहा मास नंबर सेम थिंग है, तो ए से लिख लेते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियन कैसे, जो इसके एक इक्विवेलेंट 16, यहाँ पर एक इक्विवेलेंट 12, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12 प्लस यहाँ पर 16। क्लियर भाई, ये तो एक इक्विवेलेंट 16 और इसके इक्विवेलेंट क्या हुआ 12, यानी कितना हो गया 28, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियन कितना आ गया 28, ये 28। क्लियर। अब आते हैं देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन वही कंडीशन, ये जो आपको एग्जांपल गिवन वो कैसा है न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल के लिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के नंबर इक्वल। तो आप वैसे तो डायरेक्ट ही बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन भी 6, 8, ये भी कितना 8, दोनों को ऐड किया कितना 14, तो अपने पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने 14। क्लियर। नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल इजी है, मैंने कहा जो चीज़ कैलकुलेट करी उसी को आपको सम करना है, यानी ए प्लस ई, यानी ए आप कैलकुलेट करते हो कितने 28 प्लस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हो कितने 14, 42, ठीक। तो ये अपने पास एक न्यूट्रल एटम है। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो सिंगल एलिमेंट के थे, ये अपने पास एग्जांपल कंपाउंड का है, यानी यहाँ पर आपको दो एलिमेंट हैं कार्बन ऑक्सीजन, और उन दोनों के डेटा को सम करते हुए रिजल्ट देना था। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियन और फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर, इजी है भाई, आपको दो एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट के सेपरेट रिजल्ट को कंबाइंड करके आपको आंसर देना था। अब एक एग्जाम्पल अपन चार्ज एटम का और देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, ठीक है, ये एक तरह का कंपाउंड रेडिकल है, मैंने कहा रेडिकल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको फिलहाल कैलकुलेट क्या करना है, जो हमारे पास रिजल्ट था वही आपको इसमें कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियन और नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। क्लियर, घबराने की जरूरत नहीं है, ये एटम अपने पास कंपाउंड है, लेकिन इसको वन बाई वन हम सॉल्व करेंगे। देखिए अगेन, ये इसके साथ आपको एक चीज़ और गिवन है पहले की तरह, कार्बन की जगह आपको माना है 6C12, ऑक्सीजन की जगह 8O16, ठीक है। ये दोनों डेटा आपको साथ में गिवन है, ठीक है। तो अगेन वही रिजल्ट। अब हम ध्यान रखेंगे इसमें कार्बन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन के 3 एटम है, ये ध्यान रखना भाई, कार्बन है, ऑक्सीजन कितने एटम है 3 एटम है ना, और इस पर चार्ज भी कितना है -2 है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, जो कैसे चीज ध्यान कैलकुलेट करते हैं। वापिस अगेन देखो, कार्बन की जगह मैंने कहा आपको मानना है 6C12, ऑक्सीजन की जगह मानना है 8O16, लेकिन मैं इस बार इसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर, इसको 3 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम है इस बार, जो इससे प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें एक ही एटम था ऑक्सीजन का, तो हमने एक से मल्टीप्लाई करने का मतलब रिजल्ट वही रहेगा, जो आप एक सिंगल एटम कैलकुलेट करो या मल्टीप्लाई बाई 1 करो। लेकिन यहाँ हमारे पास में ऑक्सीजन कितने एटम है 3 है, तो ये सिंगल एटम का रिजल्ट, और जो भी सिंगल एटम का रिजल्ट होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, क्यों करूंगा, क्योंकि आपको 3 ऑक्सीजन एटम में कैलकुलेट करना रिजल्ट। क्लियर, अब देखता दो वापस वही थिंग, प्रोटॉन कैलकुलेट करना है, आपको पता है इसको कंपेयर किससे करना है जेड एक्सिस से, जेड के इक्विवेलेंट 6 प्लस ऑक्सीजन में कितना है 8, ये अभी एक कार्बन और एक ऑक्सीजन एटम का रिजल्ट है, चूंकि अपने पास में ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो इस रिजल्ट को मैं मल्टीप्लाई भी किससे करूंगा 3 से, ठीक है। और जैसे आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐड कर दूं 24 ये और 6 ये, कितना आ गया 30, यानी आपके पास नंबर ऑफ जो प्रोटॉन आए वो कितना आ गए 30।
समझे? देखो एक और देखो, इस एग्जाम्पल में हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 3 एटम है। ये जो रिजल्ट है, अगर ये 3 नहीं है तो ये एक ऑक्सीजन का है। यानी आपको 3 ऑक्सीजन एटम में रिजल्ट कैलकुलेट करने के लिए एक सिंगल एटम का जो भी रिजल्ट उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो 3 ऑक्सीजन में कैलकुलेट होगा। तो मैंने इस एग्जाम्पल में इस ऑक्सीजन का जो डेटा था, सिंगल ऑक्सीजन के डेटा, उसके बाहर मल्टीप्लाई बाई 3 कर दिया, ताकि हमारा रिजल्ट 3 ऑक्सीजन एटम के लिए आ जाए। तो एक कार्बन में 6 जेड एक्स फॉर्म के साथ कंपेयर, इसमें 8 प्रोटॉन सिंगल ऑक्सीजन में, चूंकि ऑक्सीजन कितने 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3, 24 एंड 6 30। क्लियर? अब आते हैं न्यूट्रॉन पर, वही तरीका न्यूट्रॉन का, ए माइनस जेड, 12 माइनस 6 अगेन 6, प्लस 16 माइनस 8 अगेन 8, कितने हैं 3 मल्टीप्लाई बाई अगेन 3, कितना हुआ रिजल्ट? अगेन सिमिलर, कितना 30। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी हमारे पास आ चुके हैं, वो 30 आ चुके हैं। कोई कन्फ्यूजन? ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक थिंग इंपॉर्टेंट, वो है इलेक्ट्रॉन। अब इसको ध्यान रखो, आपने जो मैंने आपको फंडामेंटल में तो ध्यान रखो, मैंने आपको फंडामेंटल क्या कहा? न्यूट्रल कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होता है। आप ये एज्यूम करो, अगर ये -2 नहीं होता, सपोज मैं ये बोल रहा हूं, अगर इस पर -2 चार्ज कैरी नहीं होता, तो आप मुझे कितने इलेक्ट्रॉन बताते? तो आप बोलते सर इसमें प्रोटॉन 30 है, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी 30 होंगे जब ये न्यूट्रल। लेकिन कितना चार्ज एक्स्ट्रा है? -2। इसका मतलब इसे कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किए हैं? तो आप बोलोगे सर इसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन, यानी ये तो ऑलरेडी इसमें पहले से ही थे। बोलो, ये तो ऑलरेडी थे पहले से ही, 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन। कब? जब न्यूट्रल था। एक्स्ट्रा कितने लिए हैं? 2 और एक्स्ट्रा लिए हैं, तो हम इसमें 2 और एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, यानी कितना हो गया? ये 32 हो गया। क्लियर? भाई ये जो प्रोटॉन के नंबर थे ना, वो तो वैसे ही थे, नंबर ऑफ प्रोटॉन 30 है, तो न्यूट्रल एटम होगा। अगर ये -2 नहीं होता, तो -2 अगर ये चार्ज कैरी नहीं करता, तो उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के नंबर इक्वल थे, तो 30 प्रोटॉन थे, तो इसका मतलब 30 इलेक्ट्रॉन तो होंगे ना। ठीक है, लेकिन चूंकि -2 एक्स्ट्रा चार्ज है, और माइनस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 एक्स्ट्रा गेन किए। 2 एक्स्ट्रा गेन किए, तो 30 में 2 एक्स्ट्रा ऐड किए, 30 में 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो कितना हुआ? 32 हो गए। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन। वही सिंपल, ए मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूक्लियन किससे कंपेयर करते हैं हम? हमने कंपेयर किया है ए से, तो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बता दी कितने? 32। मास नंबर डायरेक्ट देख लेते हो, इसका मास नंबर कितना? 12। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12, तो इसमें कितना हुआ रिजल्ट में? 12, प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं? 16, लेकिन मल्टीप्लाई बाई 3। क्लियर? भाई 3 क्यों? 3 ऑक्सीजन एटम थे, तो 16 इंटू 3 48, 48 और 12 यानी 60। ठीक है, तो अपने पास रिजल्ट कितना आया? ये अपने पास में आ गया नंबर ऑफ न्यूक्लियन का 60। क्लियर? भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियन ए से रिलेट करते हैं, यहाँ मास नंबर 12 का 12 लगा दिया, यहाँ ऑक्सीजन में 16 थे, लेकिन मल्टीप्लाई भी किसे? 3 से, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 एटम, तो मल्टीप्लाई भी 3, 48 और 12 यानी 60। अब आते हैं फंडामेंटल, वो मैंने कहा वैसे भी बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें आप दोनों रिजल्ट को कैलकुलेट कर चुके हो। तो ए प्लस ई करना है, यानी ए अपने पास कितना हुआ? 60, प्लस ये कितना है? 32, नेगेटिव चार्ज था, यानी 92, ये आ गया। तो इस तरह से अपने पास क्या है? 92 आ गया। क्लियर? तो ये हमने एग्जाम्पल लिया है, जो क्या नेगेटिव चार्ज तो है, लेकिन क्या एक कंपाउंड रेडिकल का है। तो इस कंपाउंड रेडिकल में इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरह से। ये आपसे आपके सामने क्वेश्चन फ्रेमिंग की गई है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन NH3। आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं।
एक और क्वेश्चन इसी तरह से। ऑप्शन सेम है और इसके साथ में ये गिवन है आपको। ये आपको मान के चलना है, हाइड्रोजन की जगह आपको 1H1 और नाइट्रोजन की जगह आपको 7N14, है ना। ये एज्यूम करते हुए हमें इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखो NH3 की बात करें तो NH3 कंपाउंड है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब न्यूट्रल है, ठीक है। नाइट्रोजन तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके बताता हूँ आपको। देखो आपने लिखा है NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन की जगह आ गया 7N14, क्लियर ना। हाइड्रोजन की जगह हमने कंज्यूम किया है वो है 1H1 और चूंकि हाइड्रोजन 3 है तो अगेन मल्टीप्लाई बाई 3। अब रिजल्ट देखते हैं। देखो आपसे पूछा गया था पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में। पहले इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते हैं। अगेन न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, तो हम कंपेयर करते हैं जेड एक्सिस से। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 प्लस 1 हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 मल्टीप्लाई कितने हाइड्रोजन 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3, यानी रिजल्ट कितना आ गया 10, ठीक है। तो फर्स्ट आंसर में बस क्या हुआ 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें 10 है। सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन NH3, यानी NH3 में आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। अब आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको कैलकुलेट करना है न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन देखो न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, A माइनस जेड, ठीक है। A माइनस जेड से न्यूट्रॉन निकालना है तो 14 माइनस 7 हाइड्रोजन 1 माइनस 1 0, है ना। 3 इंटू 0 कितना 7। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप न्यूट्रॉन देखेंगे तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 7। इंपॉर्टेंट, हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन 0 होते हैं, समझ गए। देखो A माइनस जेड 1 माइनस 1 कितना आएगा 0, यानी आपसे अगर पूछे ना कि अपने पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो न्यूट्रॉन कैरी नहीं करता, तो वो एक ऐसा एलिमेंट कौन सा है, वो एकमात्र यानी ओनली वन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिया 0, और वैसे देखो 1 माइनस 1 A माइनस जेड से भी क्या आ रहा है 0 ना, इंटू 3 तो वापिस रिजल्ट, तो इससे कितना आएगा 7 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने क्या है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अपने कुछ बेसिक चीज़ थी जो मैं आपको डिस्कस किया है, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। जय राजधानी, जय हिंद।